तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है देख पा रहे होंगे। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे। और मैं इससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इन क्वेश्चनों को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा याद करने के लिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिया है देख पा रहे, जैसे किसी क्वेश्चन के सामने मैंने के का टिक लगाया हुआ है और किसी क्वेश्चन के सामने एक सिंगल टिक लगाया हुआ है और कोई क्वेश्चन को मैंने खाली छोड़ दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा उसके सामने मैंने के का टिक लगाया हूँ, तो आप उसको क्वेश्चन को रट लीजिए, पूरा याद कर लीजिए। और किसी क्वेश्चन के सामने मैंने सिंगल टिक लगाया हूँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बट इतना कोई चांस नहीं आने का, लेकिन आप इसको ये इंपॉर्टेंट मान के चलिए। लेकिन किसी में जो खाली दिया हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसलिए आप लोग इसको याद रख लीजिए अपने नॉलेज के लिए, या फिर पूछा भी जा सकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिसमें के का टिक लगा हुआ है और कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है जिसमें सिंगल टिक लगा हुआ है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। तो सभी क्वेश्चन को आपको उसी तरह से याद कर लेना है, किस तरह कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं चार्ल्स मैसन। क्या हो जाएगा? चार्ल्स मैसन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? देखिए ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, इसमें आपको सिंगल टिक लगा हुआ है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में क्या राइट आंसर होगा देख पा रहे होंगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा राखालदास बनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, राखालदास बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में, ये भी आपको सिंगल टिक में मिला हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कालीबंगान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कालीबंगान। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको बता दिया आप लोगों को कि जाकर के पीडीएफ यहाँ पे दिया गया, इसका लिंक आप जाकर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डाउनलोड मोबाइल में डाउनलोड करके। और मैं और एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो आपको जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्वेश्चन कवर नहीं करूँगा क्योंकि सब्जेक्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन पीडीएफ में सब्जेक्ट क्वेश्चन डाल दूंगा, तो आप लोग जाके वेबसाइट में आकर के उसको पीडीएफ में सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं अपने से, जो कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मैंने सब्जेक्ट क्वेश्चन भी इस पीडीएफ में कवर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग को वीडियो में नहीं दूंगा, केवल यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो आप लोग सब्जेक्टिव इसका पीडीएफ डाउनलोड करके कर सकते हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की किस पुराविद ने प्रकाश डाला? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? ये इंपोर्टेंट नहीं है इतना, बट मैं क्वेश्चन में आया तो आप लोगों को बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी अर्नेस्ट मैके। किसने किया था? तो अर्नेस्ट मैके। 4 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, देख पा रहे होंगे कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान है? देखिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे के का टिक लगा हुआ है। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वह था लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका नहीं था? तो लोहा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसमें सिंगल टिक लगा बट यहाँ पे मिल गया है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन इनमें 4 में से क्या होगा देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सिंधी। कौन सी भाषा का? सिंधी। ये इस बार के मॉडल में आया हुआ है, देख पा रहे होंगे, आप लोग ऑफिशियल मॉडल पर देखे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सिंधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हो। यहाँ पे कालीबंगान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान में? इनमें से क्या ऑप्शन होगा देख पा रहे होंगे। तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? सिंगल टिक लगा हुआ है, देख पा होंगे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं हड़प्पा। कहाँ करवाया था? तो हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? ये ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग इसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं शिव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा देख पाएंगे ऑप्शन। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन की सभ्यता। क्या हो जाएगा? चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? चीन की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या का निशान नहीं है, तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता। कौन सी? कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? काफी मोस्ट क्वेश्चन है, देख पा रहे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, देख पा रहे 12 का राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है
पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, इनमें से कौन जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट आप लोग देख लीजिए इसको। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी साहित्य। क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पाएंगे, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, इन चारों में से देख पा रहे होंगे, ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विलियम जोन्स। किसने की थी, तो विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नगर पालिका जैसा। कैसा था, नगर पालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, नगर पालिका जैसा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, देख पा रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 21 हो जाएगा, 1921, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1921। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 का है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता में गोदापाड़ा कहाँ से मिला। सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला, तो इंपोर्टेंट नहीं है इतना, देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, यानी लोथल से मिला। कहाँ से मिला, तो लोथल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली। ये देखिए टिक लगा हुआ, सिंगल टिक, ये इंपोर्टेंट है, बट इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इंपोर्टेंट है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग दोनों को देख लीजिए, काफी आप लोग के लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल करेगा। सो इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे का टिक लगा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु। बट हड़प्पा पूछे तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मोहनजोदड़ो किसमें है, सिंधु में, और हड़प्पा किसमें है, तो हड़प्पा हो जाएगा रावी में। चलिए क्वेश्चन 20वां क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के किस भाग में विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई, ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पश्चिमी उत्तर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिखा दें आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिमी उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख पा रहे होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 21वां कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। सो लोथल जो है वो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, भोगवा। जैसे देख पाए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या का टिक लगा हुआ है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां, सो ये इंपोर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां क्या कह रहा है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या का टिक लगा देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले। सो इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1922 को मिले थे। कब मिले थे, 1922 को, बट दयाराम साहनी ने कब किए थे, तो 1921 को, और मोहनजोदड़ो का तो 1922। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां कह रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान के अवशेष कहाँ मिले, तो इसको मिले थे मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान का अवशेष कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 25 का बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। इन पे क्वेश्चन आ चुके देख पा होंगे कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। जैसे कि मैं आप लोग बताता हूँ हमेशा कि मैंने जो इस क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांट दिया था, अगले वीडियो में बताया था आप लोग को कि जिस क्वेश्चन के सामने आपको के का टिक मिलेगा, ये काफी मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, और जिसमें सिर्फ आपको केवल सिंगल टिक मिलेगा, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है, बट जिसमें कोई टिक नहीं है तो वो आप इसको याद कर लीजिए, बट इतना इंपोर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख करके, इस पॉइंट को देखने के बाद आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर में इस तरह टिक लगा दिया हूं, तो आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो सभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में इस तरह का टिक लगा हुआ है, तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देख पा रहे फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का है, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे जीवक वैद्य किस वंश के काल का था, काल में था। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हर्यक वंश। क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर
तीसरा क्या कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा होंगे। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रदमन। क्या जाएगा, रुद्रदमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख पा होंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पाएंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम में की थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी नदी के संगम में, पुनपुन, सोन और गंगा, इन तीनों नदी के संगम में किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ये भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन को कहा जाता है यूरोप का समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता था। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन के सामने दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इन चारों में से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रभावती गुप्त। किसके अभिलेख में तो प्रभावती गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था। तो ये मिला था एरन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, एरन जो कि सागर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो कि मोस्ट वीआई क्वेश्चन देख पा होंगे। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय पता चलता है, यानी अशोक का कौन सा शिलालेख जो है जिससे कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13वें शिलालेख। कौन सा हो जाएगा, 13वें शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाह किया। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, देख पा रहे होंगे। ऑप्शन आप लोग सामने दिया हुआ है 4। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं देवत्य रामकृष्ण भंडार। क्या है, देवत्य रामकृष्ण भंडार। इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना। ये भी ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आप लोग देखिए क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन में से। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं स्तंभ। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा होंगे। इंडिका की रचना किसने की। ऑप्शन ऑप्शन 4 दिया हुआ है। सो ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। यहाँ पे के का चिन्ह दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सिंगल टिक लगा दीजिए। प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। सो किसने की, तो हरिश्चंद्र ने की थी। किसने की थी, हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, देख पा रहे हैं गुप्तों के काल में कौन चीन यात्री भारत आया था। गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आया था। ऑप्शन देख पर काफी मोस्ट, यहाँ पे देख पर टिक का चिन्ह दिया हुआ है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्तों के काल में कौन चीन यात्री भारत आया था। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फहियान आया था। कौन आया था, फहियान। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जानता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख पाओगे। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, गुप्त काल। कौन सा काल, तो गुप्त काल हो जाएगा 16 का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख पाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख पाओगे। अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो था पता होगा आप सभी को, मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे होंगे। कैटिल की कीर्ति है क्या है इनमें से चारों से। सो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। क्या जाएगा, अर्थशास्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो आया था भारत में किसके दरबार में आया था। ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। सो क्या होगा राइट आंसर, देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दौरान में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। इनमें से 4 ऑप्शन है, क्या राइट आंसर होगा, देख पा रहे ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयाग परिस्थिति। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग परिस्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। देख पा रहे होंगे, ऑप्शन सामने दिया है। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदयन ने की थी। किसने की थी, तो उदयन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि नवरत्न किस शब्द के दरबार में आया था। नवरत्न किस शासक के दरबार में आया था। नवरत्न किस शासक के दरबार में आया था।
चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 21वां देख पाओगे, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देख पाओगे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है, ए, बी, सी या फिर डी। सो इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उदयन ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है देख पाओगे, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। नवरत्न जो थे वो किस शासक के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ऑप्शन 4 दिया हुआ है, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ए, बी, सी या फिर डी। 22 का क्या होगा देख पाओगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 23 में करा है, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देख पाओगे कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है सामने। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कालिदास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 23 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां देख पाओगे, प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है। प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है। इन चारों में से अब कौन सा ऑप्शन राइट होगा, काफी इंपोर्टेंट नहीं है बट आप लोग देख लीजिए इसको। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं समुद्रगुप्त। किससे हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25वां कह रहा है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की। इंपोर्टेंट हो सकता है कुछ बट इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको याद रखिए, ये भी इंपोर्टेंट बना देते इसको। 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक। प्राचीन भारत में अशोक की प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है देख पाओगे कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पाओगे, किस शासक को प्रियदर्शी कहा था। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक को कहा था। किसको कहा था? अशोक को। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि इंपोर्टेंट नहीं है, 28 भी इंपोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है देख पाओगे कि मौर्य काल के टकसोल का प्रधान कौन था। मौर्य काल के टकसोल का प्रधान कौन था। ऑप्शन सामने 4 दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 30 कह रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पाओगे, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है। 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है, मौर्य काल की, गुप्त काल की या फिर कुषाण काल की या फिर इनमें से सभी। तो 30 का क्या राइट आंसर होगा देख पाओगे, ऑप्शन सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मौर्य काल की। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य काल की। ऑप्शन नंबर 30 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करा देख पाओगे कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर 4 दिया, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो देख पाओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नहीं अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी में, मतलब किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो देख पा रहे यहाँ पे 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मौर्य वंश की। अर्थशास्त्र और इंडिका से जो जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र जो कि कैटेगरी द्वारा लिखा गया और इंडिका जो कि मैगजीन द्वारा, इन दोनों किताब से जो जानकारी मिलती है वो मौर्य वंश की जानकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहे कि एल्लोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण करवाया था। एल्लोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण करवाया था। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रकर। किसने? राष्ट्रकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे हैं आप लोग कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। यहाँ पर 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगध था। कौन था? मगध। तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन तो इस हम लोग क्रैश कोर्स में कंप्लीट कर चुके हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। इसका सभी दो क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के सहायता से आप लोग इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग कुछ सब्जेक्ट क्वेश्चन इसी तरह मैं टिक कर दिया हूँ, जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें के का टिक लगाया हुआ, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सिंगल टिक है, और जो इंपोर्टेंट नहीं तो वैसे ही लगा हुआ। तो आप लोग उन सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर लीजिए अपने से। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख पा रहे कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विभागों का वर्णन किया गया है। सो ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। जैसे कि मैं आप लोग को प्रत्येक वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन को जो है 3 कैटेगरी में बांटा हूँ। जैसे कि आप लोग पता होगा, अगर सभी वीडियो को देखे होंगे तो, जिसमें से मैंने कुछ टिक लगाया हूँ सिंगल टिक, जिसे आप देख पा होंगे, और किसमें लगा मैं के का टिक। इसका तात्पर्य यह होगा कि जो के का टिक लगा हुआ वो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट जो सिंगल टिक लगा हुआ वो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, और इसमें टिक लगा नहीं है तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं। सो क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। इससे आप लोग, मैं इसका जो नोट्स बनाया हूँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में इसी तरह मैं किया हूँ। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफी इंपोर्टेंट है तो मैं उसके के का टिक लगाऊँ, जो केवल इंपोर्टेंट है उसमें मैं सिंगल टिक लगाऊँ, और बाकी जो ऐसे इंपोर्टेंट है तो उसमें कुछ लगा हुआ नहीं है। सो इसी तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का है। तो आप लोग आगे पीडीएफ जब डाउनलोड कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह कौन से क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। सो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे क्या करा कि क्वेश्चन फर्स्ट का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्या ऑप्शन होगा देख पा रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी 102 में
महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो हो जाएगा 102 में ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अम्बा कोमा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे ऑप्शन। सो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, क्या दिया हुआ है? चित्रांगद, उसके बाद विचित्र वीर्य, पांडु या फिर दुर्योधन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विचित्र वीर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है, देख पा रहे होंगे कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, पांडु, धृतराष्ट्र या फिर विदुर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी यह सब, यानी पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर ये सब थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे। सो 4 का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नहीं भीम। किसका हो जाएगा? भीम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करा है, देख पा रहे होंगे भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिडिंबा के साथ जो है कौन सा विवाह संपन्न किया था? सो ऑप्शन को देखिए आप लोग ध्यान से, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गंधर्व। क्या हो जाएगा? गंधर्व, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंगल टिक लगा हुआ है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 को जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल और उसके बाद सहदेव या इनमें से सभी। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते का फले सुखदाचन श्री भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन आप सामने 4 दिया हुआ देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी द्वितीय। कौन से अध्याय में? तो द्वितीय, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कराया श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? तो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनसे सभी से महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या करा है? 9 देख पा रहे होंगे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र मैदान में कितने दिन तक चला? इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कटिंग लगा हुआ है यहाँ पे, देख पा रहे होंगे कि महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? तो ये चला था 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां करा है गंगापुत्र किसे कहा जाता था? गंगापुत्र जो है किसे कहा जाता था? ऑप्शन 4 दिया हुआ देख पा रहे होंगे, अर्जुन है, विदुर है, भीष्म है या फिर पांडु है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं भीष्म को। किसको कहता है? भीष्म को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां करा है कि ब्राह्मण वंशी सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध जो है किस वंश के साथ जोड़े? ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शक। क्या हो जाएगा? शक वंश। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन देख पा रहे, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो 12 का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी शांति पर्व है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के जो है पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम जो किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है। सो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 13 का डी हो जाएगा, नहीं शूद्र। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 क्या देख पाएंगे चंडाल स्पर्शीय माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें क्या कहते हैं? लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था। क्या जाएगा? लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? ऑप्शन सामने 4 दिया हुआ है देख पा रहे होंगे, फैजान, भगत कैटल या फिर हुमैन खान। सो 14 का राइट ऑप्शन की बात राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैजान। क्या कहता था कथन कि चंडाल असिर्फ से माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फैजान। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे के का टिक लगा हुआ है। सो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सही से पूरा रट लीजिएगा ताकि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं उठाना पड़े। सो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी गंधारी। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गंधारी थी। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से जो है किस प्रसिद्ध संत ने गीत की भक्ति टीका मराठी में लिखी? ऑप्शन सामने दिया हुआ है देख पा रहे होंगे। क्या ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन है, एकनाथ, नामदेव, उसके बाद दिया हुआ है कि तुकाराम और है मानेश्वर। सो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी हो जाएगा यानी मानेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा देख पाएंगे कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है।
बट यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए यानी संस्कृत। महाभारत की रचना हुई थी वो किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है देख पाओगे। महाभारत की जो रचना हुई थी वो किसने की थी? महाभारत की रचना की थी किसने की थी? ऑप्शन देख पाओगे, वाल्मीकि है, मनु है या फिर याज्ञवल्क्य है और वेदव्यास है। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे टिक नहीं है, यहाँ पे आप लोग भी सिंगल टिक लगा दीजिए। महाभारत की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं वेदव्यास। क्या हो जाएगा? वेदव्यास। तो यहाँ पे इस क्रैश कोर्स में हम लोग जो है 18 VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्रैश कोर्स आपको पसंद आया होगा। और मैं आपको बता दूं, इसका जो कंप्लीट PDF आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का मैं बना दिया हूं। तो आप लोग जैसे बता दें बार कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर इस PDF को डाउनलोड करके आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव में भी मैं इसी तरह के काटिंग। तो चलिए यहाँ आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, जैसे आप लोग देख पा रहे क्वेश्चन क्या है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन 4 दिया हुआ है। जैसे मैं आपको हमेशा बार हर एक वीडियो में बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं आगे में जो सिंगल टिक लगाया उसका मतलब होता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और जिसके आगे के का टिक लगा हुआ है उसका मतलब है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में काफ़ी इंपोर्टेंट होगा। और इसमें किसी क्वेश्चन में जो कोई टिक लगवानी थी इंपोर्टेंट है, बट आपको इस एग्जाम के लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है। सो आप लोग इसी हिसाब से मैं सब्जेक्ट का भी टिक लगा दिया हूँ। सो आप लोग जब PDF डाउनलोड किए तो उसमें दोनों में इस तरह का टिक लगा हुआ है, तो आप लोग उसी हिसाब से क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन 4 दिया हुआ है, देख पा रहे इन 4 में क्या राइट होगा आप लोग दिमाग में सोचिए। फिर यहाँ पे आपको बताता हूँ इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकृति। ऋग्वैदिक कालीन लोग जो किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति। इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? ऑप्शन सामने 4 दिया हुआ है, देख पा रहे A, B, C या फिर D। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देख पा रहे क्वेश्चन 33 कह रहा है कि सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी, किसकी थी? 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, देख पा रहे इन 4 में से राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी की रहेगा। इनमें से सभी सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम, H कोल, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देख पा रहे कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है, देख पा रहे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नहीं रायसेन। क्या जाएगा? रायसेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करा है, निम्न में से जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे, 4 जो दिया हुआ है इनमें से कौन से जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देख पा रहे हैं जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई? कुंडल वन जो कश्मीर में है वो है चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी, तो वो किस शासक के काल में हुई थी? 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी यानी कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, सल्लेखन द्वारा मृत्यु का जो विधान है वो किस धर्म में है? ऑप्शन देख पाओगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जैन धर्म में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि नाथ मुनि का संबंध है, नाथ मुनि जो है उसका संबंध किससे है? देख पा रहे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी वैश्व धर्म से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वैश्व धर्म है। क्वेश्चन नंबर 9 का देख पा रहे कालिदास भवभूति, संबंधु एवं वान भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन 4 में से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा यानी शैव धर्म। क्या जाएगा? शैव धर्म है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, देख पा रहे 10वां क्वेश्चन का रहा है कि अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का जो संबंध है वो किस धर्म से है? सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी शैव मत। क्या जाएगा? शैव मत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि भवभूति के मालती मधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? देख पा रहे हो 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कपालिक। क्या जाएगा? कपालिक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वान भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? 4 ऑप्शन देख पा रहे इन 4 में से राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी पशुपत। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पशुपत।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां देख पा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कैटेगरी लिखा हुआ है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। कहाँ पे हुई थी? बोध गया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पाएंगे, श्वेतांबर एवं दिगंबर संबंध जो है किस धर्म से है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वो किस धर्म से है। ऑप्शन देख पाएंगे, 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जैन धर्म से। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि है जैन धर्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का है कि वीर शैव जो है आंदोलन का जनक कौन है। वीर शैव आंदोलन का जनक कौन है देख पा रहे 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बास बनना। क्या जाएगा? बास बनना। क्वेश्चन नंबर 16 का है देख पा रहे जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए। सो ऑप्शन देख पा रहे 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, 105,000 सॉरी 50,000 और 64,000। सो यहाँ पे फिर 84,000 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 84,000। क्वेश्चन नंबर 17 का है, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हीनयान पुस्तकें किस भाषा में है। हीनयानी पुस्तकें जो कौन सी भाषा में देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? सो हो जाएगा पाली भाषा में। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का है, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है। धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक जो है किस धर्म से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 19 जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पाएंगे, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था देख पाएंगे, बोधमान है, सिद्धार्थ है, देवत्य है, राहुल है। सो इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा। सो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिद्धार्थ। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, तृतीय बौद्ध संगीत जो का आयोजन जो है कहाँ हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने में। सो 20 का राइट ऑप्शन की बात करें, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाटलिपुत्र। क्या जाएगा? पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का देख पा रहे महात्मा बुद्ध का जन्म जो है स्थान कहाँ है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कपिल वस्तु। क्या जाएगा? कपिल वस्तु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां का है, जो कि ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे। क्या कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे देख पा रहे ऋणव देव है, उसके बाद है आदिनाथ, उसके बाद पार्श्वनाथ और है महावीर स्वामी। सो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23वां कह रहा है देख पा रहे प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई। प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी वो किस शासक के काल में हुई थी। 4 ऑप्शन देख पा रहे इन 4 में से क्या राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु। क्या जाएगा? अजात शत्रु। चलो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों भी है। तो क्या कह रहा है, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, बल्लभी, पाटलिपुत्र, सांची और या नालंदा। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा। क्या जाएगा? नालंदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करा है, त्रिपिटक सहित जो है संबंधित है। त्रिपिटक सहित संबंधित है, किससे संबंधित है। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। तो 25 का राइट ऑप्शन, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। सो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से। क्या जाएगा? बौद्ध धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में करा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। हीनयान एवं महायान जो है वो संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है देख पा रहे हो। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 26 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से। क्या जाएगा? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 27 का है, स्तूप जो है संबंधित है। स्तूप जो है किससे संबंधित, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे, तो बौद्ध धर्म से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शी का विवाह किससे हुआ। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना थी, उसका विवाह जो किससे हुआ देख पा रहे हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जमाली। क्या जाएगा? जमाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करा है देख पा रहे होंगे, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं पे, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। 4 ऑप्शन देख पा होंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्रह्मचार्य। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचार्य। तो यहाँ पे इस
करेक्ट स्कोर में हमने 29 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स यानी इसको जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ में का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ पे आपके सामने प्रश्न आ चुका है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ आपके सामने में कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी। और मैं जैसे कि आप लोग हमेशा बताते आ रहा हूँ, जितने भी मैं क्रैश कोर्स का वीडियो बनाऊँ सब में आपको बताया हूँ कि यहाँ पे मैंने जो कुछ क्वेश्चन के सामने में कुछ टिक लगाया हुआ है, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंगल टिक लगा हुआ है और किसी के सामने के का टिक लगा हुआ है और किसी के सामने कोई टिक लगा हुआ नहीं है, जिसका अर्थ आपको पता होगा कि जिसने अगर पकड़े से उसके वीडियो को देखा होगा कि क्या मतलब होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दृष्टि से आ सकते हैं। और सिंगल का टिक का मतलब होता है इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और जो टिक लगवानी है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। सो इस तरह का आप लोग यहाँ पीडीएफ में मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का इस तरह टिक लगा दिया हूँ, तो जिससे आपको आसानी होगी। अगर क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, ज़्यादा याद करना नहीं चाहते, जो भी इंपॉर्टेंट जो टिक लगा हुआ उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो चलिए हम इसकी राइट ऑप्शन की बात करेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चीन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पे, अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे। अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे। सो ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, बेब्रिज, जेरेट, उसके बाद है ब्लॉकमैन। सो इन सभी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। ऑप्शन दिया आपके सामने में, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सो इन चारों में से राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं अकबर ने। किसने किया था, तो अकबर ने। तंबाकू सेवन जो किया था सबसे पहले किस मुगल शासक ने किया था, तो वो क्या था, अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राय देख पाओगे, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। कौन सा ग्रंथ है जिसमें आदम से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे देख पा रहे पे सिंगल टिक लगा हुआ है, अभी देख ली ध्यान से, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है। सो इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख पा रहे हैं ऑप्शन सामने दिया हुआ है, बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा और सभी में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबरनामा। क्या हो जाएगा, अकबरनामा में मिलता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी। शिकार के समय जब रास्ते में पड़ने वाले जो कुछ गांव थे, उस गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी जो प्राप्त किया था वो किस सम्राट ने किया सबसे पहले। ऑप्शन दिया आपके सामने में। सो 5 का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा जो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन दिया हुआ सामने देख पा रहे होंगे, अकबर है, बाबर है, जहांगीर और शाहजहां है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर ने। किसने लगाया था प्रतिबंध, जहांगीर ने। और किसने मतलब सबसे पहले यूज किया था, उसका सेवन किया था, तो वो क्या था, अकबर ने। तो ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो आप लोग इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 7 का है, साम्राज्यवादी इतिहासकार है, साम्राज्यवादी इतिहासकार है, इनमें से कौन ऑप्शन राइट होगा देख पाओगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बी, W.H. मॉरलैंड। क्या हो जाएगा, W.H. मॉरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का है, देख पाओगे, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। तो इसके क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सिंगल टिक है। भारत में जो तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन देख पा रहे होंगे, अंग्रेजों द्वारा, इंग्लैंड से, हुनों द्वारा, या फिर पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से, या फिर अरबों द्वारा। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आईन-ए-अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। आईन-ए-अकबरी के अनुसार जो है भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, या फिर 6 भागों में। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं 4 भागों में। कितने भागों में,
4 भागों में, किसके अनुसार? तो आईने अकबरी के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। कितनी बढ़ी थी? 6 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़ या फिर 10 करोड़। सो यहाँ पे 4 में से राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी 5 करोड़। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देख पा होंगे। अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा होंगे। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी अकबर। किसका हो जाएगा? अकबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां करा है अकबरनामा का रचना किसने की? अकबरनामा का जो रचना वो किसने की? ऑप्शन देख पा होंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो यहाँ पे इन 4 में से क्या ऑप्शन होगा? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आपको स्कोर ऐसे ही याद होगा काफ़ी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या टिक लगा हुआ है। कुतुब मीनार का निर्माण जो किसने आरंभ किया था? ए भी बताता है दिया हुआ है, जलालुद्दीन खिलजी है, कुतुबुद्दीन ऐबक है और रज़िया है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 देख पा होंगे। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का जो वित्त मंत्री था कौन था? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी पूछा भी गया है, बट इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रख लीजिए। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बिरबल, मान सिंह, टोडरमल या फिर अबुल फजल। सो 4 ऑप्शन देख पा होंगे, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, इसे देख पा होंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख पा होंगे। मुमताज़ एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था। मुमताज़ एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था। ऑप्शन आप सामने 4 दिए हुए हैं। सो जैसे कि मैं आपको प्रत्येक क्रैश कोर्स के वीडियो में बता दिया हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट जो कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बिना टिक लगा हुआ है, और कुछ क्वेश्चन में इस तरह सिंगल टिक लगा हुआ है, और कुछ क्वेश्चन में आपको के का टिक मिलेगा, जिसका अर्थ आपको पता होगा अपने सभी क्रैश कोर्स वीडियो को देखेंगे के का मतलब होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो सिंगल टिक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं। और ये जो है इंपॉर्टेंट है, बट इतना कोई ये नहीं है, गारंटी नहीं है, बट इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया। मैं सब्जेक्ट क्वेश्चन का भी इसी तरह टिक लगा दिया हूँ, तो आप लोग उसको भी पीडीएफ डाउनलोड की तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट क्या करा है, मुमताज़ एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन दिया हमें, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी कौन थे? इन सभी थे, इनमें से 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई कौन था? कामरान, अस्करी, हिंदाल। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, ये सभी थे हुमायूं का भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख पा होंगे। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? किसके काल में, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख पा रहे हैं यहाँ पे। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जहांगीर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जहांगीर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे कि रज़्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? रज़्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? सो ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे। क्या कट के लगा हुआ है? सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महाभारत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? और देख पा रहे होंगे अबुल फजल है, बाबर है, हुमायूं है या फिर अकबर है। सो यहाँ पे 5 का क्या ऑप्शन होगा? आप लोग देख पा रहे ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, अकबर। 5 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा जो किसने लिखा? ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें टिक लगा हुआ नहीं है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। सो 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या हो जाएगा? अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा देख पा रहे होंगे कि यस्सा जो कि राजकीय नियम किसने लागू किया गया था? सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस्सा राजकीय नियम किसने लागू किया, मतलब किसने लागू किए गए थे? तो ऑप्शन आप सामने 4 दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, चंगेज खां। क्या हो जाएगा? चंगेज खां, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 कराया हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हेनरी बेवरेज। क्या किसने किया था? हेनरी बेवरेज।
सो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। हेनरी वेबरिज जो कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि लाडली बेगम जो है किसकी पुत्री थी। लाडली बेगम वो किसकी पुत्री थी, देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए यानी नूरजहां की बेटी। किसकी थी, नूरजहां की बेटी। क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, बाबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं अकबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दरबार में अभिवादक का तरीका निम्न में से कौन सा था। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी कहते इन सभी थे, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देख पा रहे होंगे कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया। सो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1581 में। कब चलाया था, 1581। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी, ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जहांआरा। कौन रहती थी, जहांआरा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो किसने कराया था, देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं जहांआरा। किसने कराया था, जहांआरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। बाबर जो है चंगेज खां का कौन सा वंशज था, ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बाबर चंगेज खां का जो है 14वां वंशज था। कौन सा वंशज था, 14वां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, गुलबदन बेगम कौन थी। गुलबदन बेगम कौन थी, देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्तकी थी। कौन थी, नर्तकी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासक किया, मतलब किसने शासन किया। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी बैरम खां। किसने किया, बैरम खां। कौन किया था, तो अकबर का क्या किया था, अकबर का संरक्षक बन करके, ठीक है। तो बैरम खां ने किया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, देख पा रहे होंगे, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया, ठीक है। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो 4 दिए हुए हैं, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी 12,000 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 12,000। क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे हैं पे, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन। और कोरा क्या है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो यहाँ पे 19 का क्या राइट आंसर होगा, तो आप लोग को पता ही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बहादुर शाह जफर। क्या जाएगा, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 20 रखा है, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी। ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, मुगल चित्रकला किसके समय पर चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब चरमोत्कर्ष पर थी। ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जहांगीर के समय। इससे पहले भी एक क्वेश्चन कवर कर चुके इसका। क्वेश्चन नंबर 21 करा है कि तुज़क ए जहांगीर की रचना किसने की। तुज़क ए जहांगीर की रचना किसने की, 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर ने की थी। किसने की थी, जहांगीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो था पता होगा आप सभी को, बाबर था। कौन था, बाबर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, तुज़क ए बाबरी किसने लिखी। तुज़क ए बाबरी किसने लिखी, देख पा होंगे, बाबर, फैजी, उसके बाद है अबुल फजल या फिर हुमायूं। इन चारों में से क्या राइट ऑप्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर। तुझे के बाबर किसने लिखी, तो बाबर ने लिखी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप लोग देख पाए क्या टिक लगा हुआ है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर का वजीर कौन था। अकबर का वजीर कौन था, देख पा रहे होंगे। इन चार में से क्या राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, नहीं बैरम खां। कौन वजीर था, बैरम खां, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, देख पा रहे होंगे, मुमताज़ महल जो है किसकी पुत्री थी। मुमताज़ महल जो है वो किसकी पुत्री थी, देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। सो 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आसफ खां किसकी पुत्री थी, तो आसफ खां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26वां कह रहा है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। अकबर के समकालीन जो है वो इतिहासकार कौन थे, देख पा रहे होंगे ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन देगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका क्या जाएगा, बी, यानी बंदायूनी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बंदायूनी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। 4 दिए जो ऑप्शन, इनमें से किस पर जो है अकबर अधिकार नहीं कर सका। ये भी इस बार एक मॉडल पेपर में आया हुआ है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्तौड़। किस पर? चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका, इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आलमगीर के नाम से जो है कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था, ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब। काफ़ी बार ये भी पूछा था, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29 करा है कि आईन अकबरी किसकी रचना है। आईन अकबरी जो है वो किसकी रचना है। इन चारों में से क्या राइट ऑप्शन होगा देख पा रहे होंगे। सो 29 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, आपको पता होगा। आईन अकबरी जो है अबुल फजल की रचना क्या है, अबुल फजल की। क्वेश्चन नंबर 30 करा है आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो ये 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 31 करा है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ पे बिताया, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, दक्षिण भारत में। कहाँ बिताया था, तो वो दक्षिण भारत में। इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में। कहाँ पे है, तो अजमेर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसे देख पा रहे इस क्रैश कोर्स का लास्ट क्वेश्चन है और कह रहा है स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था। सो आपके समय में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने पूरी वीडियो को देखा है तो मैं आप लोग को फिर इसका कमेंट बॉक्स में दे दूंगा कौन इसका आंसर सही दे पाए हैं। और इसका कंप्लीट PDF सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, हमेशा की तरह जैसे आप लोग क्रैश कोर्स की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा मैंने इस क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। सो फर्स्ट जो कि आपको सिंगल टिक मिलेगा, इसका मतलब हुआ कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में देखेंगे आपको किसी की तरह का टिक लगा हुआ नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ है कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बट इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं है। आप इसे देख सकते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है बट इतना कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। बट किसी क्वेश्चन में आपको के का टिक मिलेगा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से VVI क्वेश्चन में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके 100% एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मैं कैटेगरी डिवाइड कर दिया हूँ। तो आप लोग इस तरह पहले जब आप PDF डाउनलोड कीजिएगा इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, वहाँ पे भी सब्जेक्ट क्वेश्चन का भी उसी तरह टिक लगा हुआ है, तो आप लोग उस तरह से आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी सब्जेक्ट क्वेश्चन को उसका रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन का एक का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ने अफनासी निकेतन। किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था, हो जाएगा अफनासी निकेतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा था, जैसे सिंगल टिक देख पाओ यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जगह ने GS लिबिदेव को। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, GS लिबिदेव को। ये जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग उसको 3 बार 4 बार रिवीजन कीजिए ताकि काफ़ी आपको कभी आप भूल नहीं पाए, एग्जाम में आपको आसानी से बना पाए उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण क्यों हुआ था। किस विदेशी यात्रा कि जो है यात्री था वो उसका यात्रा वृत्तांत के आधार पर जो हुआ था परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अफनासी निकेतन। क्या हो जाएगा, अफनासी निकेतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राजा मझोले कद का है। राजा क्या है, मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्ण देव राय के संबंध में यह कथन किसका है। सो 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो इन 4 में से क्या राइट ऑप्शन होगा, तो राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डेमिगोस पेज। चलिए उसको क्वेश्चन नंबर 5 देख पाओगे क्या कह रहा है कि महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है। महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने जो है विजय का भवन की संज्ञा दी है। चलिए ऑप्शन देख पाओगे क्या कह रहा है, डेमिंगोज पेज है, फर्नाओ न्यूनीज है, अब्दुल रज्जाक है या फिर निकोलो कोंटी है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डोमिंगोज पेज। क्या हो जाएगा, डोमिंगोज पेज। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है देख पाओगे क्या कह रहा है कि अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से जो है किस विदेशी यात्री ने लिखी।
अपना यात्रा वृत्तांत मतल शादेन नाम से जो है किस विदेशी यात्री ने लिखी थी? देख पा रहे डेमिंगोस पेज है, अब्दुल रज़ाक है, निकोलो कोंटी है या फिर फर्नाओ न्यूनीज है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं अब्दुल रज़ाक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रज़ाक। क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्या कह रहा है? कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी करता था? यानी घोड़ों का व्यापारी था। कौन सा जो विदेशी यात्री इनमें से जो कि घोड़ों का व्यापारी था? देख पाएंगे अफनासी निकितन है, फर्नाओनी न्यूनीज है, निकोलो कोंटी है, ए और बी दोनों है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। ए और बी क्या कहता है? अफनासी निकेतन और फर्नाओ न्यूनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा है, देख पा रहे सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगटन जो एम्पायर है उसकी पुस्तक, और उसमें जो है किन विदेशी यात्रियों का यात्रा जो है वृत्तांत का उपयोग किया है? देख पा रहे 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं डेमिंगोस पेज एवं फर्नाओ न्यूनीज, इन दोनों की यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा है। क्यों लिखा है? तो सिविल ने किसमें? तो ए फॉरगटन एम्पायर की पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करा, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? इन 4 में से जो है कौन, 3 है, तीनों में से कौन पुर्तगाली यात्री था? तो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से तीनों। कौन कौन था? ऑप्शन ए, बी और सी, फर्नाओ न्यूनीज, डेमिंगोस पेज और एडुआर्डो बारबोसा। सो ये तीनों था, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देख पा होंगे, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री का था, ये भी हम लोग क्वेश्चन देख पा होंगे। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं निकोलो कोंटी। क्या हो जाएगा? निकोलो कोंटी, जो कि इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख पा होंगे, क्वेश्चन कह रहा है हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम्फी को यूनेस्को द्वारा जो है विश्व पुरातत्व स्थल जो है घोषित किया गया था किस वर्ष? वो बताया 1986 को। कब? 1986। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1986। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां करा, विजयनगर यात्रा का महानतम शासक कौन था? विजयनगर यात्रा का महानतम शासक कौन था? चलिए 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने में। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13वां करा है, क्या करा है कि गोपुरम का संबंध जो है वो है किससे है? गोपुरम का संबंध वो किससे है? देख पा रहे होंगे मंदिर से है या फिर व्यापारियों से है या फिर गाय से या फिर नगर से। तो गोपुरम का संबंध जो है वो किससे है? मंदिर से है। कैसे? किससे है? मंदिर से। गोपुरम जो मंदिर का प्रवेश द्वार को कहता है। सो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मंदिर से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा भी गया है ये। तो यहाँ पे टिक लगवानी है, बट आप यहाँ पे के का टिक लगा दीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 का है, देख पा होंगे, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी वो किस वर्ष की थी? तो वो की थी 1336 को। कब की थी? 1336। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1336। क्वेश्चन नंबर 15 का है, विजयनगरों के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी। विजयनगर जब ध्वंस हो गया, इसका जो मिटा दिया गया था, इसके बाद इसके पश्चात किस नाम से की गई थी? तो इसके नाम जो की थी हम्फी नाम से की थी। किस नाम से? हम्फी। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्फी नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का है कि अमुक्त्य माल्याद किसने लिखी? अमुक्त्य माल्या जो लिखने वाले कौन थे? हरिहर वन थे या बुक्का वन थे या देवराय वन थे या फिर कृष्णदेव राय थे? सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का देख पा रहे होंगे, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? जैसे आप लोग बताए पहले भी, तो गोपुरम से क्या समझते हैं? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, मंदिर का प्रवेश द्वार। क्या हो जाएगा? मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, मंदिर का प्रवेश द्वार। तो ये दोनों काफी पूछा भी जा सकता है, तो दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की थी? 4 जो दिए हुए इनमें से कौन जो है थे जो विजयनगर की यात्रा की थे? तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकोलो कोंटी। क्या हो जाएगा? निकोलो कोंटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, क्या कर रहा है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तेनालीराम का जो संबंध है वो किस राजवंश से है? 4 ऑप्शन दिए हो किसान में। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं विजयनगर से। किससे है? विजयनगर से।
सो इस क्रैश कोर्स में हम लोग 19 जो है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने कवर कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। इसका कंप्लीट PDF सब्जेक्टिव और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव पाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आपको बता दें, वीडियो को अभी तक लोग लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उसको भी फायदा हो जाएगा। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा वीडियो बनाने का भी मेहनत आपको पूरा कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ताकि जो वीडियो बना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और सबको इस वीडियो का हेल्प मिल सके। आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो है इस वीडियो को देख लीजिए, ये भी काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, जो न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए वीडियो को समाप्त करें, इसे मिलेंगे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।